Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 11 December 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. But before we move on to the important articles of the day, first let us see आज का जो date है 11th December, इस दिन में क्या कोई important चीज़ establish हुई है या कोई important day है, let us see that. So let's start with 11 December is celebrated as the UNICEF Day because UNICEF इस दिन में बना था. The formation day of UNICEF is today, right? So it occurred on 11 December in the year 1946, right? और उसको तभी हम देखते थे the name was International Children's Well Emergency Fund. Okay, it was not a UN body, but later on in 1953 ये बन जाती है a part of United Nations. जब उसका नाम फिर बना United Nations इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड. बट इसको भी शॉर्ट में बताया गया है एज यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड. सो इफ दे आस्क यू व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ, इंटरनेशनल जो वर्ड है वो नहीं आएगा, अभी आएगा यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड. ठीक है, बट अभी भी हम इसको यूनिसेफ में आई जरूर लिखते हैं. तो यूनिसेफ जो है इसका एम क्या है? द एम ऑफ यूनिसेफ इज टू protection is with regard to protection of children's right. नाम से पता चलता है children के लिए कुछ है. So children right, उनके basic needs, okay, उनको opportunities देना ताकि वो grow करे अपने full potential के लिए. हम देखते हैं कि ये particular body इसका headquarters है न्यूयॉर्क में. ठीक है, हम देखते हैं कि इनको Nobel Prize भी मिल चुका है in the year 1965. We also find that UNICEF जो है it is guided by which document या declaration. तो इस डॉक्यूमेंट का नाम है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन 1989 का. सो दिस इज द वन दैट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल बिटवीन द वर्किंग ऑफ द यूनिसेफ, राइट. तो यहाँ पे 190 कंट्रीज हैं. ऑफ कोर्स इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूनिसेफ. सो टुडे इज यूनिसेफ डे. तो ये अभी हम देखते हैं. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. Now, अगला जो आर्टिकल हम देखते हैं इट इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट कि हम देखते हैं कि दीपावली या दिवाली, ओके, द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, ये सिलेक्ट हुआ है हमारे यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में. नाउ व्हाट इज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ यूनेस्को? वी विल अंडरस्टैंड दिस इन अ व्हाइल. बट पहले हम देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस न्यूज अबाउट, कॉन्टेक्स्ट क्या है. तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि दीपावली या दिवाली इज पार्ट ऑफ द यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज. ये अभी 16th एडिशन है, तो इसके पहले 15 हो चुके हैं, राइट. हम देखते हैं कि ये अनाउंस किया गया था at a UNESCO meeting that happened in India itself at Red Fort, New Delhi. Right, and previously हम देखते हैं गरबा, that's from Gujarat, Durga Puja, that is from West Bengal, have been also added in this. Now let us quickly see with regard to this particular aspect की intangible heritage site क्या है, right? So let's see with regard to what exactly is this particular case. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये यूनेस्को ने so body जो बनाती है that's UNESCO, and यहाँ पे हम देखते हैं it focuses on what? Intangible. Now what do you mean by intangible? जो आप टच नहीं कर सकते हो. So this could be some form of maybe a religion, a festival. It could be in a form of a dance, okay, या कोई play या song, right? तो यहाँ पे हम देखते हैं intangible जो आप actual में कोई मूर्ति नहीं है, कोई साइट नहीं है जो आप देख नहीं सकते हो, but this has to do more with the experience. So it could be in 5 domains, जैसे कि कोई ट्रेडिशन, कोई ओरल ट्रेडिशन हो सकता है, कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स हो सकता है, कोई डांस, सॉन्ग, सिंगिंग का स्टाइल हो सकता है, कोई रिचुअल या कोई फेस्टिवल या कोई ऐसी सोशल प्रैक्टिसेस हो सकती है, जैसे कि हम देखते हैं कुंभ मेला इज पार्ट ऑफ इट, राइट. वी हैव योगा विच इज पार्ट ऑफ इट, वी सी गरबा इज अ पार्ट ऑफ इट, है ना. तो यहाँ पे हम देखते हैं अलग अलग फॉर्म्स एंड स्टाइल्स इसका पार्ट होते हैं. नेचर एंड यूनिवर्स रिलेटेड नॉलेज भी हो सकता है एंड ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप. ऑल दीज 5 डोमेन्स आर इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर. ठीक है, तो आपको ये 5 डोमेन्स पता होने चाहिए. फर्दर, व्हाई इज यूनेस्को डूइंग दिस? ताकि हम आगे के पीढ़ियों को बता सके विद रिगार्ड टू the identity, the diversity, different cultures of the past, of the ancient knowledge
जो है ये प्रिजर्व कर सकते हैं, ये कंजर्व कर सकते हैं, एंड ये ट्रेडिशंस को हम रिकग्नाइज कर सकते हैं. इसीलिए वी हैव द यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज. नाउ कैसे यूनेस्को नॉमिनेट करता है ये जान लेते हैं. सो हियर वी फाइंड कि जो एलिमेंट जिसकी हम बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल दीपावली, यहाँ पे इट शुड बी वेरी इंक्लूसिव, इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव. ओके, यानी बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्टेड हो. ठीक है, ये कम्युनिटी लेवल, सिंगल लेवल पे नहीं है, ये एट अ बिगर लेवल हम देख रहे हैं. फर्दर एक्टिव पार्टिसिपेशन हो ऑफ द कम्युनिटी इन दिस रिगार्ड. एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं आर्टिसंस एंड परफॉर्मर्स. ओके, जैसे कि द फ्रेंच बैगेट. ओके, ये ब्रेड मेकिंग जो है, दिस ऑल्सो हैज बीन एज अ यूनेस्को, इट्स गिवन इंटेंजिबल कल्चर. सो यहाँ पे विद रिगार्ड टू द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन दिखना चाहिए. सो फ्रेंच में जो फ्रेंच मेकिंग ब्रेड है, राइट, फ्रेंच ब्रेड बैगेट, तो इसको यहाँ पे मिला है. So this way we find that many sites have received this, many such kind of, you can say, some traditions have received it. India में कितने हैं? As we have seen, Deepavali is the 16th site. World में, दुनिया भर पे there are about 700 elements as such. Okay, बहुत सारी countries से आते हैं. यहाँ पे याद रखना कि which are the common ones that we have seen: कुंभ मेला, दुर्गा पूजा, गरबा. We also see Vedic chanting traditions, Ram Leela, right, Buddhist chanting. So ऐसे यूनिवर्स या नेचर से रिलेटेड भी हम देखते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे intangible cultural heritage हैं. Now why Diwali has been selected? As you can see, Diwali, the festival of lights, ये जो tradition है बहुत सारी communities celebrate करते हैं across India and even across the globe. राइट, बहुत सारे हमारे जो इंडियन डायस्पोरा है ये भी सेलिब्रेट करते हैं इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इट इन्वॉल्व्स रिचुअल्स, परफॉर्मेंसेस, सोशल प्रैक्टिसेस, क्राफ्ट्समैनशिप, और ये जो कल्चरल आइडेंटिटी है ये भी स्ट्रेंथन करती है, एंड इट गिव्स अ ब्रॉडर मैसेज ऑफ गुड वर्सेस द इविल, राइट. तो इसीलिए हम देखते हैं कि देयर इज अ लॉट दैट दिस फेस्टिवल teaches us apart from the community oneness. ये सब के अलावा बहुत कुछ ये हमको बताती है. So that is why Diwali has also been qualified. So ऐसे total हमारे 16 cultural heritage sites हो चुके हैं. Now I have also represented a map जहाँ पे सब sites बताए गए हैं. Okay, so we find that कोई स्पेसिफिक वाले जो साइट या कोई स्टेट से रिलेटेड नहीं, जैसे गरबा भी से इट इज इन मेनली गुजरात, है ना, लेकिन ऐसे कुछ साइट है जो ऑल ओवर इंडिया है, जैसे कि योगा जो सिलेक्ट हुआ था 2014 में. देन वी हैव वैदिक चैंटिंग जो 2008 में हुआ. देन वी हैव नवरोज जो अगेन फॉर पारसीज, वी से 2000 न्यू ईयर्स फॉर पारसीज 2014. बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो सी बुद्धिस्ट चैंटिंग विद रिगार्ड टू लद्दाख रीजन. We have the brass and copper craft of utensils that is in Punjab, Kalbelia in Rajasthan, Garba which is Gujarat, Kutiyattam which is Kerala, Mudiyettu again which is in Kerala. हम देखते हैं कि Kutiyattam was the first such site, okay, first such intangible cultural heritage जो recognize हुआ था इस लिस्ट में. एंड वी नो यूनेस्को का जो साइट है, ये जो intangible cultural heritage है, ये आया था 2008 में, 2003 में, सॉरी, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखते हैं हमारा जो पहला साइट था वो 2008 में आया, विच इज कुटियाटम. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट वी सी रमन विच इज इन द हिमालयाज इन द गढ़वाल रीजन, रामलीला इन उत्तर प्रदेश, कुंभ मेला अगेन उत्तर प्रदेश, संकीर्तना इन मणिपुर, दुर्गा पूजा कोलकाता, छाऊ डांस विच इज ऑल्सो celebrated in Odisha, Jharkhand and West Bengal, and recently Deepavali, which can be also saying that कोई specific region में नहीं है, right? So यहाँ पे आपके लिए question है कि कौन से country में सबसे ज़्यादा intangible cultural heritage sites हैं? मुझे जल्दी से comment section में बता दीजिए. Let's also see now to the next site. Now this is the very important news, mainly because world में ऐसी पहली country हम देखते हैं जिन्होंने एक social media ban किया है for the youth. Okay, for the youth under 16 years, okay, you will not be allowed to access sites like Instagram, like Snapchat, okay. तो यहाँ पे TikTok, ऐसे sites आप banned हो चुके हैं for mainly under 16. ये which country की बात कर रही हूँ मैं? This is with regard to Australia. तो ऑस्ट्रेलिया
ऐसी पहली कंट्री है जिसने ग्लोबली ओके यहाँ पे लीगलाइज किया है विद रिगार्ड टू मिनिमम एज फॉर social media. Okay, so under 16 will not be allowed to use. Only if you're 16 above you will be able to use the social media websites जैसे कि Instagram, YouTube, Snapchat, TikTok. So you're glad that you are not an Australian, right? Because otherwise you would not probably access this video, right? So यहाँ पे हम देखते हैं platforms must block over 1 million अंडर एज अकाउंट्स जो भी 16 साल के अंदर है, ये ब्लॉक करना चाहिए, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है ऑस्ट्रेलिया में. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वेरियस एस्पेक्ट्स कि इसके मेजर प्रोविजंस देखते हैं एंड वी आर गोइंग टू सी अबाउट इंडियाज एक्ट एज वेल, राइट? तो जल्दी से इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं. लेट्स स्टार्ट with understanding what is the name of the act. The name of the act is the Online Safety Amendment Act. और इस एक्ट के द्वारा बताया गया है कि द प्लेटफॉर्म must take reasonable steps कि आइडेंटिफाई करे कि कौन अंडर एज है या कौन 16 ईयर्स के अबव है, राइट? इसके अलावा जो भी अंडर 16 ईयर्स यूजर्स हैं, their accounts shall be deactivated. Okay? Apart from that, कोई नए अकाउंट्स बनाने के लिए ब्लॉक हो, you normally add a date of birth, है ना? तो they will not allow you to create accounts over that particular age. Okay? कोई फेक बर्थडेज, फॉल्स आइडेंटिटीज, इसके लिए भी हम देख रहे हैं कि they will prevent all of that. A grievance redressal mechanism, अगर कोई ब्लॉक हुआ है and that was wrongfully blocked, right? Apart from that, direct responsibility किस पे जाती है? टेक कंपनीज पे जाती है, चिल्ड्रन पे नहीं. सो यहाँ पे whose responsibility it is to ensure कि अंडर एज अकाउंट्स उनके साइट्स में ना हो, टेक कंपनीज, ये जो सोशल मीडिया कंपनीज है उन पे यहाँ पे ओनस बनता है, नॉट ऑन द पेरेंट्स, नॉट ऑन द चिल्ड्रन, राइट? तो चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स विल नॉट बी पनिश्ड अगर उनके अकाउंट्स आर फाउंड. ओके, सो इट इज मेनली द सोशल मीडिया कंपनीज. तो पेनल्टीज अगर आप नॉन कंप्लाई, अगर आपने अलाउ किया फिर भी, तो आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स 33 मिलियन देने पड़ेंगे. इट्स अ वेरी बिग अमाउंट, राइट? हम देखते हैं कि एग्जाम्पशंस भी दिए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल फॉर डेटिंग एप्स, फॉर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, फॉर AI चैटबॉट्स, राइट? तो यहाँ पे सोशल विद रिगार्ड टू द बैन डज नॉट अप्लाई, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट हम कुछ और एस्पेक्ट्स देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने ये बैन इंट्रोड्यूस ही क्यों किया है. तो इसके लिए हम देखते हैं कि दे आर मेनली प्रोटेक्टिंग द चिल्ड्रन from the addictive design features, from the excessive screen time, right? हम देखते हैं with regard to social media, how much it can do harm and how much it can be a boon, right? तो इसमें हम देखते हैं कि with regard to the negative ill effects of the social media, इसको कर्ब करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने ये बैन लिया गया है ताकि बच्चों को harmful, unsafe, okay, self-esteem damaging, because we see now the children, they are very prone और उनको ज़्यादा ये affect होता है with regard to what is happening, because we see we are in a digital world, right? So यहाँ पे जो भी minimum changes हम देखते हैं, they are the first to be affected, right? So यहाँ पे साइबर बुलिंग होता है, अलग अलग नेगेटिव चीज़ें होती हैं, ओके, ब्लैकमेलिंग हो सकता है, बुलिंग हो सकता है. तो इन पे यहाँ पे बचाने के लिए वी सी, एंड दैट हैज़ अफेक्टेड सो मेनी ऑस्ट्रेलियंस, एक्चुअली नॉट इवन ऑस्ट्रेलियंस, इट इज जनरल प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके, तो इसीलिए ये एक एक वन स्टेप है, पहली कंट्री ऐसा स्टेप ले रही है ऐसे सोशल मीडिया बैन करके फॉर द चिल्ड्रन. सो यहाँ पे बिग कंपनीज के लिए क्या नुकसान होंगे? सो यहाँ पे ऑब्वियसली हम देखते हैं कि द ओनर्स विल बी ऑन गूगल, मेटा, टिकटॉक, ये कंपनीज पे कि उनको उनके वेरिफिकेशन और सब देखना होगा कि कोई अंडर एज बच्चा यूज़ नहीं कर रहा है. उसके अलावा डीएक्टिवेटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बच्चों को यहाँ पे पेनल्टीज फेस नहीं होंगे. नाउ ऑफ कोर्स देयर इज़ अ बिग चैलेंज, क्रिटिसिज्म ये है कि आप कैसे चेक करोगे कि if the kid has access to somebody else's account, है ना, पेरेंट्स के अकाउंट के थ्रू, या अगर हम देखते हैं if they have created some loopholes या VPN करके, right, they can also access. तो यहाँ पे there is there's some challenge that is yet to be addressed. तो ये obviously critics ये कहते हैं कि this is not a very easy change, but of course it's an eventual change that needs to happen. Let's now proceed to the next. We also see India के laws के बारे में. तो India, okay, so again when I'm talking about the concern raised with regard to Australia के जो नया law है,
कि इट विल रिस्ट्रिक्ट, अगर बच्चों को अपना प्रेजेंस दिखाना है, इफ दे वांट टू बी वोकल, ऑफ कोर्स ह्यूमन राइट्स कहेंगे कि उनका बच्चों का फ्रीडम ऑफ स्पीच विल बी कर्टेल्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट, अनसेफ, अनरेगुलेटेड, बिकॉज अभी वो रेगुलेटेड नहीं है, दे मे यूज डिफरेंट अदर मेथड्स, राइट. तो ये भी एक ह्यूमन राइट्स कंसर्न है. एंड ऑफ कोर्स द एनफोर्समेंट, कि कितना ये एक्चुअल में होगा, इसकी फिजिबिलिटी अभी तक हमको नहीं पता. वी ऑल्सो सी दैट स्टेट ओवर रीच कंसर्न्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पे ज़्यादा ये ले रही है. जैसे टर्की की बात करें, चाइल्ड सेफ्टी यूज टू रिमूव द पोलिटिकल पोस्ट, या हम देखते हैं ब्राज़ील, रिस्ट्रिक्शंस ऑन इलेक्शन कंटेंट. तो यहाँ पे चाइल्ड सेफ्टी हैज़ बीन यूज एज अ सेंसरशिप टूल एज वेल. दैट इज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस, कि गवर्नमेंट ज़्यादा पावर ले रही है. नाउ इंडिया में क्या सिचुएशन है? इंडिया में वी हैव द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट. ये आया था 2023 में, और यहाँ पे कोई मिनिमम एज नहीं है फॉर यूजिंग अ सोशल मीडिया website. Okay, there's no minimum age. But who is considered as a child under this? Child का definition है under 18. Okay, so under 18 is considered as a child. And यहाँ पे platforms जो है, जैसे कि Instagram, Snapchat, they should ensure कि proper consent हो, अगर अगर कोई बच्चा है, कोई minor है. But however, there is no method that is given by the government, right? Apart from that, प्लेटफॉर्म्स जो है, दे कैन नॉट ट्रैक और दे कैन नॉट टेक द प्रोफाइल, और एड्स नहीं दे सकते फॉर स्पेशली टुवर्ड्स चिल्ड्रन. एंड डेटा अगेन इज प्रोटेक्टेड. ओके, डेटा प्रोटेक्शन सेंटरिंग है, एक्सेस रिस्ट्रिक्टिव नहीं है. सो इंडिया में जो लॉ अगर पूछा जाएगा, यू हैव टू रिमेंबर इट्स डेटा प्रोटेक्शन, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन. रिमेंबर देयर इज करेंटली नो सच बैन ऑन अंडर एज, ऐसे कोई मिनिमम एज रिक्वायरमेंट नहीं है टू क्रिएट अ अकाउंट in India. Let's now proceed to the next article. अगला आर्टिकल है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में. ना चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है, वी सी दैट देयर इज करंटली नो चीफ इलेक्शन कमिश्नर. दिस पोस्ट हैज बीन वेकेंट. तो इसीलिए इनको सिलेक्ट करने के लिए वी सी दैट मोदी जी, अमित शाह एंड राहुल गांधी, दे ऑल हैव डिसाइडेड टू सिलेक्ट द नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिशन. नाउ फॉर अस, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हम देखते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का रोल क्या है. ओके, व्हाट आर द पावर्स, व्हाट आर द फंक्शंस, एंड व्हाट इज द टेन्योर, हु अपॉइंट्स देम, ये सब हम अभी देखेंगे. सो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि ये एक लॉ से बना है. कौन सा लॉ से बना है? द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005. हम देखते हैं कि ये हाईएस्ट अथॉरिटी है, हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी है. आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन के मैटर्स पे द फाइनल से इज ऑफ द सीआईसी. हम देखते हैं द एम इज टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड सिटीजन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द कंट्री. जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन है, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए. नाउ व्हाट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन? राइट टू इन्फॉर्मेशन इज इंश्योरिंग कि हमारे जो सिटीजन्स हैं, हम नागरिक हैं, ओके, वी विल हैव द इंफॉर्मेशन व्हेनेवर वी वांट फ्रॉम द गवर्नमेंट. ओके, ताकि गवर्नमेंट बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से, ट्रांसपेरेंटली अकाउंटेबिलिटी मेंटेन कर पाए. So that is where we can ask any information from the government. Of course, there are some exceptions for it. Okay, Official Secrets Act में we cannot ask any information. But हम देखते हैं कि we have the right to know, जिसके कारण government will be on its toes. तो इसीलिए हम देखते हैं कि CIC एक बहुत ही important body है which ensures speedy redressal with regard to information. And यहाँ पे हम देखते हैं कि total कितने मेंबर्स होते हैं इस बॉडी के लिए. तो एक होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड अप टू 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स. तो इनके टोटल बॉडी हम देखते हैं. ओके, इट कुड बी अबाउट 10 + 1 विच इज द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस बॉडी. ओके, नाउ कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. बट प्रेसिडेंट अपने मन मर्जी से तो अपॉइंट नहीं करते. तो प्रेसिडेंट को कौन कहता है कि किसको अपॉइंट करना चाहिए? वो है हमारी सिलेक्शन कमेटी. अभी सिलेक्शन कमेटी में 3 लोग होते हैं, एज वी ऑलरेडी सीन. हमारी प्राइम मिनिस्टर जो इनके चेयरमैन होते हैं. देन वी हैव द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा हु इज करंटली राहुल गांधी. एंड वी सी दैट द कैबिनेट मिनिस्टर जो नॉमिनेट किया गया है बाय द पीएम एंड करंटली इट इज अमित शाह. तो ये 3 मेंबर्स एक पर्सन को सिलेक्ट करते हैं. वो पर्सन देन विल बी अपॉइंटेड बाय द्रौपदी मुर्मू हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया.
देन वी ऑल्सो सी कि व्हाट आर द मेजर फंक्शंस. तो जैसे मैंने कहा हाईएस्ट अपेलेट अथॉरिटी यानी अपील सुनने के लिए, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट बॉडी जो कंप्लेन्स और सब सुनती है हाईएस्ट बॉडी पे. इट डायरेक्ट्स पब्लिक अथॉरिटीज कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें. PIOs क्या होते हैं? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स एट द लोअर लेवल, इनको भी अपॉइंट करते हैं. एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंप्रूव करने के लिए दे हैव द मेजर पावर. देन इंक्वायरीज या पेनल्टीज इम्पोज करने के लिए अगर ये PIOs ने काम नहीं किया तो भी ये पर्टिकुलर बॉडी करती है, CIC करती है, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखते हैं this has the powers similar to that of a civil court. तो summoning witnesses करना, documents कौन से चाहिए वो लेना, evidences को order करना. So all of the other powers also that we see of this particular body. अपार्ट फ्रॉम दैट कितने साल के लिए काम करती है? सो रिसेंटली हम देखते हैं कि 2019 में एक अमेंडमेंट आया था ओके ऑफ दिस, एंड यहाँ पे बताया गया है कि 3 years or up till 65 years, whichever is earlier, that we see is the tenure of the chief and the election information commissioners. हम देखते हैं कि इनका जो सैलरीज है ये फिक्स नहीं है, दैट इज टू बी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इटसेल्फ. पहले होता था कि इट वाज इक्विवेलेंट टू द CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बट अभी यहाँ पे दिया गया है कि इट कैन बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट. We also see कुछ ऐसे limitations और challenges हैं इस particular body के लिए which has been criticized. Now what is the criticism of this? ये कि बहुत सारे backlog हैं यहाँ पे because vacancy आप देखते हो कि CIC जो है ये seat vacant रही है कितने महीनों के लिए. Okay, so now we are seeing that there has been a backlog of the cases को उसको cater करने के लिए vacancies बहुत ज़्यादा हैं, तो that is a problem. हम देखते हैं कि इनका जो पावर है, आई टोल्ड यू 2019 में अमेंडमेंट हुआ था. सो इस अमेंडमेंट के दौरान ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा पावर यहाँ पे दिखा दिया. सो वी सॉ दैट कि सैलरीज भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है. तो ये भी हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अ स्ट्रॉन्गर होल्ड, यानी सेंट्रलाइजेशन पावर इसमें ज़्यादा है. तो ये भी एक कंसर्न है. इसके अलावा there has a lot of been delays, although they have a time frame to give necessary steps या necessary answers और सब देने के लिए, but यहाँ पे भी हम देखते हैं कि एक delays हो चुके हैं mainly by the public authority. And finally यहाँ पे enforcement जो powers हम देखते हैं ये full potential में अभी तक नहीं किया गया है. So there's this body, although it is there, it is a statutory body, इसका इफेक्टिवनेस इज अगेन क्वेश्चनेबल, राइट. तो ये एक प्रॉब्लम हम देखते हैं विद रिगार्ड टू द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स. लेट अस नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल हम देखते हैं विद रिगार्ड टू marine protected areas. Now what are marine protected areas? Marine protected areas are those areas that have a greater amount of biodiversity. Okay, जो पानी में हम देखते हैं ऐसे zones होते हैं which have a lot of biodiversity, flora and fauna, जिसको हमको preserve या conserve करना है, right? तो हम देखते हैं कि recently there was a question that was raised, okay, इन द लोकसभा, और जहाँ पे इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि जो हम माइनिंग ब्लॉक्स कर रहे हैं ना, व्हाट हैपेंड इज शशि थरूर हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि रिसेंटली इस पानी में माइनिंग करने के लिए अलाउ किया गया था मेनली केरला कोस्ट के पास. ओके, एंड दिस माइनिंग करने के लिए प्राइवेट एंटिटीज को ऑक्शनिंग करके उनको दिया गया था कि आप माइन कर सकते हो. बट यहाँ पे ऑफ कोर्स केरला में प्रोटेस्ट होने लगे कि वहाँ पे भी बहुत सारा डाइवर्सिटी है ना, फिशिंग करते हैं, तो ये सब भी अफेक्ट होगा, राइट. तो इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है, द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस. कौन है मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस? दैट इज, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जितेंद्र सिंह, राइट, ही इज द मिनिस्टर. तो उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि जो भी हमने ब्लॉक्स दिए गए हैं प्राइवेट कंपनीज को, ये मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज उसमें नहीं आते हैं. दैट मीन्स हम कंजर्वेशन पे पूरा ध्यान दे रहे हैं. वी आर नॉट हैविंग एनी प्रोटेक्टेड एरियाज कमिंग अंडर द माइनिंग ब्लॉक्स. वहां पे नहीं करेंगे माइनिंग जहां पे मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हैं. तो ये बेसिकली आर्टिकल लोकसभा का में रिप्लाई था. नाउ लेट अस आल्सो सी सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विद रिगार्ड टू दिस. ये जो प्रोटेस्ट हुए केरला में, सो वी सी दैट ये जो चेंज जो दिया गया था माइनिंग ब्लॉक्स के लिए, ये 2024 में, यानी लास्ट ईयर दिस वाज डिस्कस्ड. नाउ यहाँ पे वी सी दैट ऑक्शनिंग किस किस का हुआ है. 13 ऑफशोर सैंड माइनिंग ब्लॉक्स, 3 लाइम मड ब्लॉक, दैट्स गुजरात में,
and even semi polymetallic nodules. Okay, now these are the nodules जो हम बहुत सारे टेक कंपनीज में यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक सेक्टर्स में इसका इस्तेमाल करते हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड में। तो बहुत सारे प्रोटेस्ट निकले स्पेशली विद रिगार्ड टू केरला, विद रिगार्ड टू द सैंड माइनिंग ब्लॉक जो वहाँ पे खोदने के लिए अलाउ किया गया था। सो दिस अगेन लेड टू फिशरमैन कम्युनिटीज ऑल्सो आर्ग्यूइंग कि इससे क्या होगा, मरीन इकोसिस्टम जो है ये नष्ट होगी, फिश के स्टॉक्स कम होंगे, बिकॉज आप अगर खोदोगे ऑब्वियसली फिश वहां से चले जाएंगे, उनकी लाइवलीहुड पे भी धक्का मिलेगा। सो यहाँ पे दिस वाज द मेजर प्रोटेस्ट दैट हैपेंड। तो एनवायरमेंट मिनिस्टर ने कहा कि ऐसे 130 मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को नोटिफाई किया है अक्रॉस इंडिया। ओके, एंड हम देखते हैं मेनली इन द कोस्टल स्टेट्स, एंड 106 इंपॉर्टेंट कोस्टल एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी एरियाज ये भी कंजर्वेशन के लिए सिलेक्ट किया गया है। एंड यहाँ पे ये जो ऑफशोर ब्लॉकिंग दिया गया है ऑक्शनिंग के लिए, दिस विल नॉट इंक्लूड दीज एरियाज जो हम बात करते हैं ICMBS एंड MPS, ये इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब वही इंक्लूड जहाँ पे इट इज नॉट अ प्रोटेक्टेड एरिया, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखते हैं कि व्हाट इज द रेगुलेशन दैट इज करेंटली देयर इन दिस केस। सो जो गवर्निंग ये जो माइनिंग करेंगे, it is going to be according to the rules of 2024 called as the Offshore Areas Mineral Conservation and Development। इस रूल्स के तहत ये यहाँ पे माइनिंग करेंगे। नो प्रोडक्शन कैन बिगिन विदाउट अ प्रोडक्शन प्लान, ठीक है, ये सब भी इंक्लूड किया गया है इन रूल्स में। ओके कि एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन, मिटिगेशन मेजर्स, इम्पैक्ट असेसमेंट, ये पूरा देना पड़ेगा बिफोर स्टार्टिंग द माइनिंग। ओके, एक ट्रस्ट भी एस्टैब्लिश किया गया है ओके विद इन द कोस्टल स्टेट्स एज मेंबर्स। कितने कोस्टल स्टेट्स हैं जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इंडिया हैज हाउ मेनी कोस्टल स्टेट्स? क्विकली आंसर दैट इन द कमेंट सेक्शन। तो ये जो ट्रस्ट एक क्रिएट किया गया है विद कोस्टल स्टेट्स, दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर व्हाट? रिसर्च पर्पस, फॉर एनवायरमेंट मिटिगेशन, ताकि जो इल इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज और सब ओके विद रिगार्ड टू ऑफशोर माइनिंग और सब भी करेंगे, तो इसमें जो कम्युनिटीज हैं इनको अफेक्ट नहीं होना चाहिए, इनका रिहैबिलिटेशन होना चाहिए, तो इनके लिए ये फंड इस्तेमाल होगा। एक्सपेंडिचर अगर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है या विद रिगार्ड टू एड्रेसिंग एनी इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग, कोई नेगेटिव चीज़ हो रही है वहाँ पे, है ना, उसके खिलाफ अगर कोई पेमेंट देनी है तो ये ट्रस्ट के इस्तेमाल से हो सकता है। लेट्स नाउ प्रोड्यूस गो टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल एक रिपोर्ट के बारे में है। रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026। ओके, सो ये नया वाला रिपोर्ट एस्टैब्लिश हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है। किसने प्रोड्यूस किया है? इट इज़ बाय द वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, जो एक पेरिस की एक इकोनॉमिक ग्रुप का ये पार्ट है। and we see many editors that are there, of course not important for us to mug up in their exam। okay, तो ये आप देख सकते हैं कौन लीडर्स, कौन इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये डेटा दिया। नाउ कुछ डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सो बस वही डेटा यूज करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पूछा जा सकता है। सो हियर वी फाइंड दैट इंडिया स्पेसिफिक डेटा, इंडिया में सबसे ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटी है एज गिवन इन द रिपोर्ट। कितना इनकम इनक्वालिटी? कि जो टॉप के 10% है, ठीक है, टॉप के 10% है, ये ओन करते हैं 50% ऑफ द वेल्थ। ओके, मतलब मान लो कि 60% अप टू ये टॉप 10% ऑफ द रिच हैव दिस पर्टिकुलर ओनरशिप, ओके, दैट मच ऑफ वेल्थ। वेराज जो बॉटम की अगर हम 50% की बात करें, ओके, बॉटम के 50% की बात करें, we find that they only get 15%, मतलब a very small share उनको मिलता है, 15% only। so that shows कि इतना inequality है इंडिया में। okay, तो अगर हम inequality की बात करते हैं, 10% टॉप वाले they also hold 65% of the total wealth, right, and 1% की बात करें, only 1%, okay, consider only Ambanis and Adanis, okay, तो ये hold करते हैं 40% of the wealth, which is a very very big amount। Let's also see with regard to global stats। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि globally 10%, okay, तो टॉप के 10%, so यहाँ पे let me just give it quickly with regard to this, ये globally, okay, so टॉप के 10% they hold 75% of the wealth, which is even more bad। okay, global का बहुत ही बुरा हाल है with regard to
बॉटम के 50%, तो अगर हम 50% की बात करें, दे होल्ड ओनली 2% ऑफ द वेल्थ. अगेन दैट शोज कि इंडिया में एटलीस्ट 50% होल्ड 15%, बट यहाँ पे 50% होल्ड ओनली 2%. सो दैट इज द जनरल इल बैड थिंग दैट दे आर टॉकिंग अबाउट इन द रिपोर्ट. यहाँ पे बताया भी गया है कि इनकम पर कैपिटा, ओके, इनकम क्या है, अबाउट 6,200, okay, purchasing power parity है. So again some other data that is given, of course not very important from exam point of view. Let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल है with regard to India's 8.2 growth. okay, क्या ये sustainable है, ये क्वेश्चन है. इसमें थोड़ा फैक्ट्स हम देखते हैं which is again important from exam point of view. इकोनॉमिक रिलेटेड एस्पेक्ट में हम देखते हैं कि इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा रहा है. तो अगर हम अभी रिसेंटली क्वार्टरली इकोनॉमिक रिपोर्ट की बात करें, वी सी दैट इट इज प्रोजेक्टेड मतलब ये हुआ नहीं है, प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि लास्ट क्वार्टर में वी आर अबाउट 48.63 लाख करोड़ रुपीस, राइट. सो यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन है एज कम्पेयर, अगर हम कंपेयर करें पिछले साल से. तो ये ग्रोथ कितना दिखा रहा है, इट इज शोइंग 8.2%. 8.2% का ग्रोथ है. ओके, स्पेशली अगर हम देखें बियॉन्ड द पैंडमिक रिकवरी, तो अच्छे से हम रिकवर कर चुके हैं पैंडमिक से. एंड सेक्टर्स की बात करें, सो वी हैव प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, राइट. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी ग्रो होने लगा है, ओके, बट सबसे ज़्यादा अभी भी हम देखते हैं कि सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है. सो विच इज़ द मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर, दैट इज़ द सर्विसेज सेक्टर. और अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें, ओके, विद रिगार्ड टू एग्रीकल्चर, यहाँ पे जॉब्स ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, वेर एज जो सेकेंडरी सेक्टर है विच इज़ रिगार्ड टू मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे होने चाहिए जॉब ज़्यादा होने चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए, बिकॉज हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है. बट हाउएवर दिस हैज़ नॉट बीन द बेस्ट इन द केस. एंड फाइनली जो टर्शरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर की बात करें विच इंक्लूड सर्विसेज जैसे बैंकिंग, टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ, पूरे सर्विसेज की बात करें, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में. ओके, सो दिस कंट्रीब्यूट्स इन जीडीपी. एंड जॉब्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए कौन सा कंट्रीब्यूट करता है, द प्राइमरी सेक्टर. सो दिस इज विद रिगार्ड टू सम इंपॉर्टेंट information with regard to economics, and that is the end of our discussion with regard to today's daily news analysis. I hope you have understood everything clearly. Don't forget to watch my next video where I'll be discussing 20 GK questions from CLAT perspective. Thank you so much for watching.